नमस्कार। पब्लिक इंडिया 9 AM संस्करण में आप सबका स्वागत है। जैसे कि आप देख सकते हैं, सीनियर जर्नलिस्ट गिरीश जोशी जी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है गिरीश जोशी जी आपका। धन्यवाद। बांग्लादेश से कुछ खास खबरें आ रही हैं और आज का प्रश्न भी यही है। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार और उनसे जुड़े संघर्षों यानी कि कश्मकश के बारे में है। मैं इसे संक्षेप में आपको बताना चाहूंगा और उससे आपसे कमेंट्री लूंगा। यूनुस और बांग्लादेश सेना के प्रमुख जनरल वाकर उल जमान के बीच तनाव की खबरें सामने आ रही हैं। जनरल वॉकर का मानना है कि जल्द से जल्द यानी कि दिसंबर 2025 तक चुनाव होने चाहिए, जबकि यूनुस का कहना है कि सुधारों के बिना जल्दबाजी में चुनाव देश के लिए हानिकारक हो सकते हैं। बीएनपी जो हसीना की मुख्य विपक्षी पार्टी है, यूनुस पर जल्दी चुनाव कराने का दबाव डाल रही है। यूनुस की सरकार और भारत के बीच संबंध तनावपूर्ण है, खासकर शेख हसीना के भारत में शरण लेने और यूनुस के बयानों के कारण। आपका क्या इसमें कमेंट है और क्यों ये कहा जा रहा है कि यूनुस रिजाइन करने को तैयार हैं या वो देश भागने को तैयार हैं? हालांकि अभी तक कोई ऐसी आधिकारिक तौर पर खबरें नहीं आई। देखिए, कितने सालों के बाद फिर एक कॉलोनिया बनने की शुरुआत हो गई है। अब पाकिस्तान आप देख लीजिए, इट इज टोटली इन द क्लच ऑफ अमेरिकन। अब दिक्कत क्या है कि पहले कोई ऑब्जेक्शन नहीं लेता था, वो आके डेवलपमेंट की बात करते हो। तो यूनुस को आए हुए इतना टाइम हो गया, उसने कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट कर दिया जिसमें वो इन्वेस्टमेंट वहां पे आया, कोई इन्वेस्टमेंट बड़ा आया हो? तो पीपल हैव वर्कड आउट टू वियतनाम, थाईलैंड। एक बेसिक फॉर्मूला हर कंट्री को समझना पड़ेगा कि जब तक ईस्ट टू डू बिजनेस आप नहीं करोगे, सिर्फ पेपर पे करोगे, तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट, क्योंकि सबको ईस्ट टू डू बिजनेस चाहिए। एक सीधा सा फॉर्मूला, मैं किसी चेंबर वाले से बात कर रहा था, उसने बोला कि सर चाइना में इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं तो वहां पे जो गवर्नमेंट की लैंड होती है ईयर मार्क्ड फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, तो उसमें हमको जमीन मिलती है विच इज ए वेरी चीप कॉस्ट। बोले यहाँ पे अगर मेरे को 100 करोड़ का प्रोजेक्ट डालना है तो 20 करोड़ की तो मेरे को जमीन खरीदनी पड़ती है, जो मेरा डेड इन्वेस्टमेंट होता है। तो वेयर आर वी कंपेयरिंग टू अदर इंडस्ट्रीज? आज वियतनाम जैसा कंट्री भी उसने दो पार्ट करके रखे। इट्स नॉर्दर्न पार्ट इज इंडस्ट्रियल, सदर्न पार्ट इज टूरिज्म। तो आपको ईयर मार्क करने पड़ेंगे एरियाज कि भाई ये एरिया को हम इंडस्ट्रियल करेंगे। पंजाब जो सबसे बड़ा एग्रीकल्चर स्टेट था, आपको वो एग्रीकल्चर की आपकी इकोनॉमी में 13 to 14% वो पार्टिसिपेट करता था, उसको आपने इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल बता के खत्म कर दिया। व्हाट आर योर प्रोग्राम्स? क्या आपको इजी मनी करना है? आज भी 45% एम्प्लॉयमेंट आपको एग्रीकल्चर दे रहा है। अफ्रीका से आप देख लो, बुर्किना फासो है, फिर आप ये अपना और एक कंट्री में नाम उसका बोला, दे हैव, उन्होंने बोल दिया नो टू मिनरल्स एंड यस टू एग्रीकल्चर। वो समझ रहे हैं कि मिनरल्स में आपके 10 आदमी काम करेंगे और एक सेट होगा, जबकि एग्रीकल्चर में सारे सेट हो सकते हैं। तो दीज आर द फॉर्मूलाज विच वी आर रनिंग अवे, और दिस इज गोइंग टू डैमेज। आप बांग्लादेश की बात करते हैं तो वहां पे कभी भी फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए नहीं, और अगर आर्मी आपको कंपेल कर रहा है तो आप समझ लो कि किसकी गवर्नमेंट वहां के बैठेगी। और यूनुस वहां पे अमेरिका में ही शरण लेके बैठे थे, उसी को यहाँ पे भेज के अभी चार्ज दिया गया है। तो ही विल नॉट रिजाइन अनलेस हिज अदर हिडन एजेंडाज ऑफ अमेरिका आर सेटल्ड। सीधी सी बात है। लेकिन दिक्कत यहाँ पे कि अभी आपको चाइना भी वॉच कर रहा है, इंडिया भी वॉच कर रहा है, म्यांमार भी वॉच कर रहा है, क्योंकि आपके यहाँ से जितने भी डिस्टर्बेंसेस हो रहे हैं वो सारे सारे नॉर्थ ईस्ट में सबको दिक्कत है। तो यू हैव नॉट बीन प्रूव टू बी अ वेरी गुड नेबर। अभी जैसे ही हम लोग को वहां पे रेजिम चेंज होता है तो आपने इंडियन शिप्स को बंद किया, आपने पाकिस्तानी आर्मी को वहां आने दिया, आपने ज्वाइंट एक्सरसाइज शुरू कर दी। मतलब आप इतने हरी में थे, इससे आप इंटेंशन समझ लो कि जो भी आएगा उसका टिल्टिंग किस तरफ होगा। दिस इज व्हाट। तो अभी तो नहीं जाएगा यूनुस, लेकिन जो आर्मी बोल रही है इलेक्शन फेयर कराने का, वो पास में भी कभी हुआ नहीं है। एंड इफ आर्मी इज डोमिनेंट इन द इलेक्शंस, रिजल्ट्स वोंट बी वेरी फेयर। वो अमेरिकन टिल्टिंग ही होगा, दैट इज फॉर श्योर। लेकिन चाइना उसको कितने तक टॉलरेट कर रहा है वो देखना पड़ेगा। जी, यूनुस की सरकार और भारत के बीच संबंध बहुत तनावपूर्ण रहे हैं जब से मोहम्मद यूनुस की इंटरनल सरकार आई है। छात्रों के लीडरों को उन्होंने सरकार में जगह दी है। सेना से उनके तनाव का एक ये भी कारण है। सैन्य चीफ जो है वो नौसेना और दूसरी एयरफोर्स के साथ मिलकर एक तरीके से तख्ता पलट करने का एक महत्वपूर्ण योजना बना रहे हैं। यूनुस ने भारत पर हसीना को राजनीतिक बयान देने से रोकने का दबाव डाला था और भारत की नीतियों की आलोचना की, जिसमें मेगाफोन डिप्लोमेसी कहा जा सकता है। चीन और रूस के साथ के संबंध की आपने बात की। यूनुस ने बांग्लादेश को गार्डियन ऑफ द ओशन कहकर चीन के साथ सहयोग की इच्छा जताई और चीन भी गए, वहां पे उनसे निवेश की बात की। उन्होंने 7 सिस्टर स्टेट्स की बात की और 7 सिस्टर स्टेट्स को पोर्ट तक का रास्ता खोलने की, हाईवे प्रोजेक्ट की, जिस तरीके से गवादर पोर्ट पीओके से निकला उस तरीके का एक पोर्ट सिटी बनाने की, जिससे तिब्बत 7 सिस्टर स्टेट्स बांग्लादेश पोर्ट से कनेक्ट हो जाएं। तो क्या भारत
कि ऑब्जेक्शंस को आप मानते हैं कि यूनुस की प्रॉब्लम को बढ़ा सकता है? क्योंकि जनरल वॉकर की रूस यात्रा ने यूनुस सरकार के लिए नई चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। जनरल वॉकर रूस जा रहे हैं, मोहम्मद यूनुस चाइना जा रहे हैं, अमेरिका इन दोनों को वॉच कर रहा है। और तीसरा, पाकिस्तान, बांग्लादेश और तालिबान का जो अनुबंध हुआ है ये आपका इनको लेकर, तो इस पर भी क्या अमेरिका की नजर है कि जिस तरीके से पाकिस्तान, बांग्लादेश चाइना की तरफ टिल्ट कर रहे हैं, उधर तालिबान को भी अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या इससे अमेरिका खफा होगा? मोहम्मद यूनुस के लिए खतरा बढ़ सकता है? और आने वाले समय में उनकी चुनौतियां क्या हैं? क्योंकि म्यांमार से भी एक मानवीय कॉरिडोर बनाने की बात उन्होंने कही है, जिस पर सेना को जो है वो काफी ऑब्जेक्शन है इस बात को लेकर। जी नहीं, एक चीज देखना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म प्लानिंग आपका क्या है। आपने 2014 में कालादान का एक प्रोजेक्ट शुरू करा था कि आपके बांग्लादेश से म्यांमार के पोर्ट पे आप जाओगे, वहां से बाय रोड आप पूरा नॉर्थ ईस्ट कवर करके जाओगे, तो आपने नॉर्थ ईस्ट तो खुद ही डिस्टर्ब कर दिया। तो ये, और उसके सामने आप देखिए क्या, नाउ मलेशिया गोज एंड जॉइंट्स ब्रिक्स। मलेशिया से आपका बीआरआई का उसको अप्रूवल मिल गया, बीआरआई के वहां पे कंस्ट्रक्शन शुरू हो गए, वहां पे आदमी लोग पहुंच गए। बीआरआई के उसी में जो आपके जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है उसके फंड में आपकी बेंगलोर की मेट्रो ट्रेन बन रही है। तो आप खुल के क्यों नहीं आ रहे हो सामने? जब भी आपको पता है कि आपको कोई सवाल नहीं पूछ सकता है, तो आपको ये आके बताना चाहिए कि भाई मैं जो डिसीजन ले रहा हूं हमारे फ्यूचर के लिए क्या अच्छा है। मोहम्मद यूनुस जाएगा, उसका एक रीजन है कि जो भी चाइना की तरफ टिल्ट होगा उसको अमेरिका डिस्टर्ब करेगा, दैट इज फॉर श्योर। आज ब्रिक्स तोड़ने का हमारे पीछे जो पूरा प्रोग्राम चल रहा है, दैट इज दे वांट इंडिया टू गेट आउट ऑफ ब्रिक्स। अब वो कितने तक हम लोग उसको बैलेंस कर पाते हैं, हम लोग कब अमेरिका का मुंह छोड़ पाएंगे, इजराइल हमको किस चीज में ब्लैकमेल कर रहा है। आप एटॉमिक ब्लैकमेल से तो डरते नहीं हो, लेकिन आपको इजराइल के ब्लैकमेल से भी डरना पड़ेगा। व्हाट इज कंपेलिंग यू टू गो बियॉन्ड दैट? आप न्यूट्रल रहो। अभी आप देखिए, वहां तो ऑलरेडी मलेशिया से आपका बीआरआई शुरू हो गया, तो ये आपके कालादान वाले प्रोजेक्ट से तो उसका क्या इफेक्ट रहेगा? नॉर्थ ईस्ट में आपको पहुंचने के लिए सिर्फ चिकन नेक में वो लोग आके डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो आप बैठ के निगोशिएट कर लो। चाइना अभी उस टर्म पे नहीं आया कि आप उससे बात नहीं कर सकते हो। आप अगर बॉर्डर पे 19-20 राउंड चला सकते हो, तो आप डिप्लोमेटिक राउंड भी चलाइए। आप किसको डर रहे हो? क्या यू आर अफ्रेड दैट अमेरिका इज वॉचिंग यू? क्योंकि आप देखिए, बेनजीर भुट्टो वाज द केस, जिसने थोड़ा सा इंडिया और चाइना का टिल्टिंग दिखाया, शी इज एलिमिनेटेड। सेम हो रहा है इमरान खान के साथ। और इमरान खान में तो भी नो, डोनाल्ड लू आके जब गया था उसको वार्निंग दी थी, उसके बाद भी वो जाता है चाइना और रेजिम इज चेंज। सेम होता है शेख हसीना के साथ। तो अब आपको कोई बहुत देर नहीं लगेगी समझने के लिए कि ये सारा डिस्टर्बेंस के पीछे एक ही प्लेयर है, दैट इज अमेरिका। तो आप उसके ट्रैप में क्यों वॉक करते चले जा रहे हो? आप आज भी आप डिक्लेयर कर रहे हो कि भाई गवर्नमेंट टेंडर्स के अंदर यूएस की कंपनीज को पार्टिसिपेट करने दिया जाएगा। आपने ब्लैक रॉक को आने दिया है, ब्लैक स्टोन को आने दिया है, एलन मस्क यहाँ के बैठा हुआ है, तो आपने क्या अमेरिकन कॉलोनी आप ऑफिशियली डिक्लेयर ही कर दो फिर। यू विल हैव टू अलाउ द कंट्रीज। और आपको समझना पड़ेगा कि चाइना को आप गालियां तो दे रहे हो, लेकिन चाइना में डिस्टर्बेंस होना मतलब रशिया और हमारा रिलेशन खराब होना, और रशिया वो होने देगा नहीं। तो आप उसको बैलेंस कैसे करके चलोगे? कूटनीति और आपकी लोकल पॉलिटिकल नीतियां साथ में नहीं चलती है। यहाँ पे आपने ईडी सीबीआई भेज भेज के सबको अपने पाले में कर लिया, और जबरदस्ती आपने इलेक्ट्रल बॉन्ड लेके आपने सब कर लिया, लेकिन ये पॉलिसी आपकी इंटरनेशनल लेवल पे नहीं चलती है। तो आई थिंक वी हैव मिस्ड द बस। बांग्लादेश से तब तक रिलेशन खराब नहीं था, एक्चुअली हमको जब वहां पे रेजिम चेंज हुआ तो वी शुड नॉट हैव गॉन इनटू देयर मैटर। हमने ऐसा कोई बड़ा तीर नहीं मार लिया था कि भाई शेख हसीना ने अपना बंदोबस्त कर लिया होता था। आपने क्यों वो करके यूनुस की गवर्नमेंट से डेलिबरेटली आपने रिलेशन खराब कर दिया? नो कंट्री हैज मेड अ कमेंट ऑन दैट। वो बांग्लादेश में सही हुआ गलत हुआ, आप हर चीज में कूद पड़ते हो और फिर आपसे बंद नहीं पड़ता है, आप विड्रॉ कर लेते हो और वो नुकसान अल्टीमेटली देश का हो जाता है। तो आप अपने पर्सनल बिलोंगिंग्स को अलग रखिए। आपको जब जीतना पड़ेगा तो बड़े कॉन्सेप्ट में देश 140 करोड़ क्या चाहते हैं वो आपको करना पड़ेगा। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। और चिकन नेक की आपने बात की, कल एक नॉर्थ ईस्ट का एक इन्वेस्टर समिट हुआ था, जिसमें उनके जो दो फेवरेट कॉर्पोरेट्स हैं, यानी कि अंबानी साहब और अदानी साहब, उस राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट में मौजूद थे, और उन्होंने 1.25 लाख करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट का वादा किया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के मुकेश अंबानी और अदानी ग्रुप के चेयरपर्सन गौतम अदानी ने 1.25 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट्स में इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट बूस्ट की बात की है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की। और ये बात उन्होंने तब की है, और मोदी जी जैसे आपने कहा कि तब कूदे हैं
जब बांग्लादेश ने 7 सिस्टर स्टेट्स का नाम लिया कि मेडिकल टूरिज्म के लिए हम यहाँ पे हॉस्पिटल सेटअप करेंगे, हम यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, और उसी दौरान सिलीगुड़ी से एक हाई स्पीड कॉरिडोर कलकत्ते बाय स्ट्रीम का भी एक रास्ता जो है इंफ्रास्ट्रक्चर में गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया था। परसों की बात बता रहा हूँ, इंडियन एक्सप्रेस की खबर थी उसमें। तो मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं कि अंबानी का जो प्लेज है 75,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट का, जिसमें उन्होंने जियो की 5G की बात की, AI एक्सेस की बात की, इनहैंसिंग फार्मर्स इनकम की बात की, अभी आपने किसानों की बात की, इन्वेस्टिंग इन सोलर एनर्जी, इंप्रूविंग कैंसर केयर और डेवलपिंग ओलंपिक लेवल स्पोर्ट्स ट्रेनिंग फैसिलिटीज, और इन्वेस्टमेंट इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट 2.5 मिलियन डायरेक्ट इनडायरेक्ट जॉब्स। वैसे ही 50,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट पहले ही गौतम अदानी साहब अनाउंस कर चुके हैं असम के लिए। उसके अलावा उन्होंने 50,000 करोड़ की अनाउंसमेंट और की, जो अगले 10 साल में उनके ग्रुप के टारगेट करेगी ग्रीन एनर्जी, हाइड्रो स्मॉल मीटर्स, पावर ट्रांसमिशन, रोड कंस्ट्रक्शन, लॉजिस्टिक, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और स्किल डेवलपमेंट। और उन्होंने कम्युनिटी इंगेजमेंट और लोकल एम्प्लॉयमेंट की बात की। बातें तो बड़ी बड़ी हो रही हैं, 5G, AI, रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, पर ऑन ग्राउंड तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। 7 सिस्टर स्टेट्स में आपने देखा कि मणिपुर के अभी तक जो क्लैशेस हैं मेटी और उनकी चल रही है, यहाँ से सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस जाते हैं वहां पे जायजा लेने। होम मिनिस्टर बिल्कुल फेल हो चुके हैं, अजय भल्ला साहब को गवर्नर बना के भेजा गया, उधर मिजोरम में जनरल VK सिंह बैठे हुए हैं। तो ये 7 सिस्टर स्टेट्स को एक तरीके से डरा धमका के काम लेना और इस तरीके की इन्वेस्टमेंट्स अनाउंस करना, कहीं ये एक कॉर्पोरेट टेक ओवर तो नहीं हो रहा है 7 सिस्टर स्टेट्स का कि बांग्लादेश के साथ कोई उनका एग्रीमेंट ना हो पाए? मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ। अजमेर जी, थोड़ा सा पीछे चले जाइए तो ये नया कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन भाई दोस्त हमारे कैसे कमाएंगे, वो जो थियरी उनकी चल रही है, दैट इज फॉर श्योर। इनके पास 2 एजेंडा तो बहुत क्लियर है कि हिंदू राष्ट्र और आपको सारा जो धंधा है वो कैसे आपको आज टुडे इफ रिलायंस इज गेटिंग इनटू एनीथिंग, आप समझ लो कि इनडायरेक्टली लैरी फिंक, ब्लैक रॉक इज इनटू इट। अब वो डिजिटल की बात कर रहे हैं, ग्रीन एनर्जी की बात कर रहे हैं। 2014 में मोदी जी ने वहां नॉर्थ ईस्ट में एक डिक्लेरेशन दिया था, एक्ट ईस्ट। उसका वहां पे उन्होंने डायलॉग बोला था कि एक्ट फास्ट, एक्ट फर्स्ट और एक्ट ईस्ट। तो आपने ईस्ट में जाना है, फास्ट भी डेवलपमेंट करना है, वो 2014 की बात है। उसके बाद कितना बड़ा डेवलपमेंट हुआ। तो इनका जो वो सगुफा छोड़ने वाली हैबिट है, वहां पे पब्लिक नैरेटिव खड़ा करना है, तो उस वक्त कोई बड़ा पत्थर लगा के ये उद्घाटन कर देते हैं, बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं। आपने 2014 में एक्ट ईस्ट के बाद 2109 स्टार्टअप करे थे। अभी आप बता रहे हो जनवरी 2025 में 2001, तो आप उसका रिकॉर्ड दीजिए, वो कौन से स्टार्टअप है और क्या कर रहे हैं। अभी आप जिनको भेज के एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, तो इसके पहले जो वहां पे कंपनी ऑलरेडी ऑपरेट कर रही हैं, उसमें एक अमृत सीमेंट इज ऑलरेडी देयर, अ बिग कंपनी। टाटा इलेक्ट्रॉनिक सेमीकंडक्टर 27,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके नॉर्थ ईस्ट में बैठा हुआ है। ऑयल इंडिया लिमिटेड प्योर ग्रीन हाइड्रोजन का प्लांट बना रही है। और आप देखिए अडानी इज नाउ गेटिंग इनटू हाइड्रोजन बिजनेस। आप बैकग्राउंड देख लीजिए। जोराट आसाम में ऑयल इंडिया का ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट है। एक क्रेन ऑयल कंपनी है वहां पे नेचुरल गैस की, वो एक्सप्लोरेशन कर रही है। जापान इंटरनेशनल कोऑपरेटिव एजेंसी इज ऑलरेडी देयर इनटू एग्रो इकोनॉमिक टूरिज्म एंड अर्बन डेवलपमेंट, रोड डेवलपमेंट। अब आप उसको ऑलरेडी जो एजेंसीज वहां पे काम करती चली जा रही हैं, इसके बाद उसका अनाउंसमेंट नहीं हो रहा है या उनका सक्सेस रेशियो आपको नहीं पता है। लेकिन अभी आप इन लोगों को ले जाके वहां पे, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट को आपको ये बताना है कि भाई मैं वहां आऊंगा तो डेवलपमेंट हो जाएगा। दिस इज द मैसेज गोइंग अक्रॉस थ्रू आउट इन द इंडिया। तो आपको ये देखना पड़ेगा, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ऑलरेडी वहां पे 6,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट डाल के बैठी हुई है। तो उसको आप क्या वहां से हकालोगे या आप बोल दोगे अपने दोस्तों को कैप्चर कर लो। NCL एक है, इंडिया आसाम पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, 1000 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट का। अब आप समझ रहे हो कि सोलर प्रोजेक्ट बाद में किसको जाएगा। तो दीज आर ऑल द मेलिशियस गेम्स जो आज भी हम छोड़ने को तैयार नहीं है। आपको इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड सबको देनी पड़ेगी। हम लोग आगे भी डिस्कस कर चुके हैं कि बिरला सीमेंट जैसे ही प्रोक्योर कर रही थी तो आपने अडानी को उसमें डाल दिया। अब उसके पीछे बड़ी गेम क्या थी कि आपको अगर सीमेंट यूरोप में बेचनी है तो आपको कार्बन क्रेडिट चाहिए। तो आपने खावड़ा का बड़ा प्रोजेक्ट करवा दिया, उसको कार्बन क्रेडिट 5,80,000 करोड़ का दिला दिया ताकि यूरोप में वो सीमेंट बेच सके। तो अगर आपका इंटेंशन ही बेसिक से गलत है तो प्रिंसिपली इफ यू आर रॉन्ग, वो प्रोजेक्ट कभी भी आगे बढ़ेंगे नहीं। देयर आर लॉट मेनी प्लेयर्स इन इंडिया जो छोटे मोटे काम कर रहे हैं। मणिपुर में हम लोग आगे भी डिस्कस कर चुके थे कि फोको और एक कंपनी थी, वो कितने साल से माइनिंग कर रही थी 64-65 से। उसको सडनली नादारी बुला देते हैं, वो लिक्विडेशन में जाती है, 10 करोड़ में वेदांता उसको ले लेता है। तो दीज आर द थिंग्स गोइंग ऑन। अभी आपने जैसे बात करी FDI आपका कम हो रहा है, उसका सबसे बड़ा रीजन यह है कि देयर यू कैन चेंज द लॉज बिटवीन द गेम।
तो अगर वो आप करने जा रहे हो, उसका बड़ा केस अभी आप देख लो, वोडाफोन है, किया है, फॉक्सवैगन है, जो भी यहाँ से जा रहा है उसका प्रॉफिट आप पेनल्टी ठोक के रख ले रहे हो, तो नोबडी इज कमिंग हियर टू गिव यू डोनेशन। वो भी कमाने आ रहे हैं तो वो कमाएंगे। तो आपकी जो पॉलिसी है, अभी एक ग्रो जो सबसे बड़ी अमेरिकन कंपनी आ रही थी, वो रियल एस्टेट अपना डेरिवेटिव्स में बहुत बड़ा प्लेयर है वर्ल्ड का, वो आते ही आपने उसको सिंगल टाइम डोमिसाइल सर्टिफिकेट में आपने उससे 1500 करोड़ मांग लिए कि भाई वन टाइम आपको तो फीस देनी पड़ेगी। अब उसका प्रॉफिट 1800 करोड़ है, 1500 करोड़ आप ले रहे हो, वो कंपनी 300 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट दिखा के बैठी हुई है, क्या काम करेगी? तो आपको अगर डेवलप होना है तो फर्स्ट थिंग विल हैव टू डू इज की गवर्नमेंट आपको जो अस्मिताज है उनको बचानी पड़ेगी। आप वो बेचने के चक्कर में वो नहीं चलेगा। और आपको उन्हीं को, आज चाइना का देखा यही सिस्टम है, वियतनाम में वही सिस्टम है, गवर्नमेंट इज ऑलवेज एक्टिव इन द प्रिंसिपल इंफ्रास्ट्रक्चर थिंग्स। आपने तो रोड भी प्राइवेट कर दिए, टोल नाके भी आपने प्राइवेट कर दिए, वहां पे आप देखिए 11,000 करोड़ का 19,000 करोड़ आपने वसूल कर लिया, अभी भी आप कर रहे हो। बैंकिंग में आपने बोल दिया कि डकैती डालो, आपका मिनिमम बैलेंस में भी पैसा कटेगा, आपके पैसा डालने में भी पैसा कटेगा, निकालने में भी कटेगा। तो आई थिंक इट इज अ टोटल क्योस। और अगर इतना ही करप्शन को आप प्रमोट करते रहोगे तो आज आपका इन्वेस्टमेंट 75% डाउन हुआ है, वो आते साल में बहुत ही कम हो जाएगा। ओनली थिंग यू नीड टू कंट्रोल इज योर रेड टेपिज्म एंड करप्शन। अगर वो नहीं हो रहा है देन इट्स अ सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर। बिल्कुल, रेट्रोस्पेक्टिव वोडाफोन किया पे जिस तरीके से आपने टैक्स वॉर की और उसके बाद जो कंपनीज इंडिया में आती हैं उनको धमकाया जाता है कि आपको अपनी इतनी इक्विटी इस कंपनी को देनी है, मतलब चॉइस ऑफ कंपनीज भी दी जा रही है कि हमारे फेवरेट क्रोनीज के साथ अगर आपका एग्रीमेंट नहीं होगा तो हम आपको यहाँ पे काम नहीं करने देंगे। हालांकि मैं आपको एक आंकड़ा दिखाना चाहता हूँ, इसमें जो नेट एफडीआई इनफ्लो है वो 40 बिलियन डॉलर, 20 बिलियन डॉलर से लेकर 40 बिलियन डॉलर तक था 2014 तक, यानी कि 2.5% जीडीपी का। और आज की डेट में 2025 आते आते वो मात्र 353 मिलियन डॉलर ही रह गया है, जो 10 बिलियन डॉलर पिछले साल था। और 81 बिलियन डॉलर का ग्रॉस इनफ्लो हुआ है, जिसमें आउटवर्ड एफडीआई बाय इंडियन फर्म्स और नेट एफडीआई इनटू इंडिया अगर आप देखें तो आउटफ्लो जो है वो 51.5 बिलियन का हुआ है, 29.2 बिलियन का भी आउटफ्लो जो है वो आउटवर्ड एफडीआई बाय इंडियन फर्म्स है। इसका मतलब है कि भारत की कंपनियां भी अब सेफ एनवायरनमेंट नहीं देख रही हैं। और ये चार्ट में अगर आप देखेंगे तो फाइनेंशियल ईयर 2018 से लेके फाइनेंशियल ईयर 2022 का डेटा अवेलेबल नहीं है बिकॉज लॉकडाउन था। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो 21,564 से सीधे सीधे हम 353 पे आ गए। मतलब कहां हम 20 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट ले रहे थे और कहां हम 353 पे आ गए 2015 से 2025 तक। इसका मतलब है कि मनमोहन सिंह द्वारा जो शुरुआत की गई थी एफडीआई लाने की, जिस तरीके के विकास के कार्य हो रहे थे, आपने 2014 से 2025 आते आते उन सारे कामों को खत्म कर दिया, धाराशाही कर दिया, एक तरीके से निस्ता नाबूद कर दिया। और आज की डेट में अब आपके पास कारण क्या रह गया? आप खाली ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं इजरायली कंपनियों के साथ, उनके लिए वेपन्स बना रहे हैं, जिसके चक्कर में आज अजरबैजान, टर्की, पाकिस्तान, बांग्लादेश और चाइना एक तरफ खड़े हो गए हैं। आपकी चुनौतियां बढ़ गई हैं। अब आपको नाना करते भी अपने जीडीपी का 2% खर्चा जो है वो डिफेंस एक्सपेंडिचर में करना पड़ेगा। भारत की असुरक्षा बढ़ गई। हमारे बॉर्डर स्टेट्स में जो एग्रीकल्चरल काइंड ऑफ चल रहा था कि एग्रीकल्चर का संकट चल रहा था, वो संकट और गहरा जाएगा। कश्मीर में तो जो हो रहा था। अब पंजाब, हरियाणा आए गए दिन इस तरीके के ब्लैकआउट्स हुआ करेंगे। तो ये जो हम वॉर इकोनॉमी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या इस वॉर इकोनॉमी से भारत का कोई भला होगा? भारत में कोई निवेश आएगा या भारत में कोई जॉब जनरेट होंगी? या वॉर इकोनॉमी जैसे अमेरिका को तबाह कर दिया, आपने कल बताया था कि 36 ट्रिलियन से अपनी डेट को इन्होंने फिर 41.5 ट्रिलियन डॉलर करने का एक वो बना लिया है, रास्ता बना लिया अमेरिका ने। तो अमेरिका को तो वॉर इकोनॉमी से कोई फायदा नहीं हुआ, तो भारत उस रास्ते क्यों चल पड़ा है विनाश की ओर? विनाश काल है विपरीत बुद्धि, विनाश की ओर भारत क्यों चल पड़ा है? मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ। आप देखिए बहुत स्मार्टली जो पूरा जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बदल रहा था, उसमें अभी तक अमेरिका ने 123 कंट्रीज में अपने नेवल बेस बना के सबको यही थियरी पे चलाया कि तुम्हारा दुश्मन जो नेबर है वो तुमको मार डालेगा, मैं तुमको प्रोटेक्ट करूंगा, मेरे हथियार लो मेरे को। अब नाउ दैट थियरी इज गेटिंग डिसॉल्व्ड ओनली बिकॉज ऑफ अफ्रीका। अफ्रीका में एक अलग जाग चुका है कि भाई हमारे रिसोर्सेज हम खुद ही बेचेंगे, हम करेंगे। और इसको धीरे रह के सिखाया किसने? रशिया और चाइना ने। रशिया एंड चाइना वेंट इनटू अफ्रीका। उन्होंने बोला कि भाई ये लड़ाई झगड़े से कुछ होगा नहीं, आप लोग आपस में बैठे रहो, आपको कौन रूल कर रहा है वो देखो। तो नाइजीर,
चिले, बुर्किना फासो, इन लोगों ने इनको निकाल के बोल दिया तो वो डेवलप कर रहे हैं। 3 साल में वो अफ्रीका को दिख रहा है। तो एवरीबडी इज गेटिंग। आज आप देख लीजिए कि साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट की, रामोडोस की इतनी हिम्मत पड़ी कि उसने टॉन्ट मार लिया ट्रंप को। तो आप समझ लो कि ग्राफ किसका गिर रहा है। और ट्रंप अभी 3 साल ही है, उसके बाद वो क्या करेगा? उसके बाद अगर वो रूबियो को भी बिठा के जाता है तो उनकी जो इंप्रेशंस खत्म हो रही हैं वर्ल्ड में, उसको आप कैसे करोगे? एक तो यूरोपियन कंट्रीज की इनकम अफ्रीका से खत्म होती चली जा रही है। उनका सोर्स ऑफ इनकम अभी कहाँ रहा है? दे आर नॉट गोइंग टू डेवलप द फैक्ट्रीज इन। आप देखिए टर्की और जर्मनी दोनों ने अपने एयरक्राफ्ट लॉन्च कर दिए। इसका मतलब यह था कि बैकड्रॉप में वो अपनी अपनी तैयारियां कर रहे थे। अभी खरीदने वाला कौन रहेगा? तो आपने इंडिया को डिस्टर्ब कर दो, इसके पास पैसा है, इनको पाकिस्तान से भिड़ा दो, बांग्लादेश से भिड़ा दो, तो कम से कम ये तो हमारे हथियार लेंगे। दिस इज द गेम। तो उसमें से हमको निकलना पड़ेगा। आप रशिया और चाइना की थियरी को देख लो तो आपको याद हो कि तो 2008 के आसपास जब रशिया ने डिक्लेयर किया था कि आई विल कीप $32 फॉर माई डेवलपमेंट, तो सडनली अमेरिका ओपेक के साथ मिलके उसके रेट करवा देता। $148 पहली बार सबसे हाईएस्ट रेट्स हुए थे क्रूड के, और रशिया की इकोनॉमी कोलैप्स हो गई। उसके बाद सडनली उसने देख लिया कि भाई अगर दुश्मन अपना पड़ोसी अगर पावरफुल है तो उससे दोस्ती कर लो। वो 2008 से चाइना के साथ ज्वाइन होता है, अपनी मोनोपोली स्पेस में वो रख लेता है, और उसके बाद नेचुरल रिसोर्सेज वो चाइना को दे रहा है। चाइना ने अपने आप को बड़ी फैक्ट्री बना ली। ये सब्जेक्ट से हमको सीखना था कि भाई ग्वादर पोर्ट में आप हाइफा पोर्ट दिलाने के लिए जा सकते हो अडानी को, तो आपने चाबार पोर्ट में जो हम लोगों ने इतना इन्वेस्टमेंट करा था उसी को ले जाके अडानी को दिलवा देते तो चाइना के साथ आपका बन जाता, राज चाबार पोर्ट डेवलप हो गया होता। उसने तो आपके बगैर भी वहां रेलवे लाइन डाल दी, उसने पाइपलाइन डाल दी, और उसका ईरान से बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है। तो आपको कौन सा अपॉर्चुनिटी देखना है? आपको धंधा भी दिलाना है, लेकिन ये बोल के कि आई एम नेक्स्ट अमेरिका, मैं डिसाइड करूंगा, मैं आर्म्स भी बना रहा हूं, लोग मेरे से डरेंगे। तो आपको 47-48 की थियरी में घुसे हुए हो, जो आपके टाइम में नहीं चलेगा। आपने सारे को खत्म कर दिया। आप मलेशिया से आपका रिलेशन था, एक उसने सिर्फ सब्जेक्ट बोला था, ही टॉक समथिंग ऑन रिलीजियस बेसिस, तो आपने सडनली उसके सारे इंपोर्ट बंद कर दिए। आपने बोल दिया पामोलिन नहीं आएगा। अब मली साहब जैसे आपने बोला पामोलिन नहीं आएगा, तो उसने बोला यहाँ पे 4.5 लाख जो आपके वर्कर हैं उनको मैं निकाल देता हूँ। तो फिर आपको चुपचाप जाके सेटलमेंट कर लेना पड़ा। तो वाई आर यू नॉट ओपन इन दैट? आपको अगर अपने आप पे इतना ही भरोसा, 140 करोड़ आपके पीछे खड़े हैं, लेकिन आपको 2 ही लोग दिख रहे हैं जिनका डेवलपमेंट करना है। आप सारों का डेवलपमेंट करो। आप स्कीमें जाहिर कर देते हो 2014 से, उसका कुछ होता नहीं है। आपने बोल दिया इतनी नौकरियां आ जाएंगी, अभी भी आप बोल रहे हो ये जो सारा इन्वेस्टमेंट जाएगा नॉर्थ ईस्ट में, उसमें आपको 2 करोड़ आदमियों को नौकरी मिलेगी। कहां से मिलेगी? मतलब रोड मैप कोई है नहीं। इलेक्शन के लिए जाके बड़ा बड़ा स्टोन लेइंग सेरेमनी हो जाती है, बोला जाता है, उसके बाद क्या होता है नोबडी नो। आपने 18 में से 17 एयरपोर्ट चालू कर दिए नॉर्थ ईस्ट में, तो वो तो टूरिज्म को एडवांटेज देना था, वो तो हाई क्लास को दे रहे थे। यहाँ पे हवाई चप्पल वाला कहाँ आज प्लेन में ट्रैवल कर पा रहा है? तो आपका जो पूरा डेवलपमेंट मॉडल जो है दैट इज नॉट देयर। आपको जापान वहां पे चुपचाप बैठा हुआ है, आपको समझ लो जापान डज नॉट इन्वेस्ट अ सिंगल रुपी विदाउट इन अ लॉस मेकिंग एंटिटी। एग्रीकल्चर बहुत बड़ा हब है, इसलिए जापान का जो इंस्टीट्यूट है दैट इज इनटू एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। तो आप इसी को बड़ा एग्रीकल्चर एसईजेड क्यों नहीं बना रहे हो? आज काफी नॉर्थ अमेरिकन स्टेट्स हैं जिन्होंने बोल दिया, आई थिंक इट इज सियरा लियोन के प्रेसिडेंट ने बोल दिया नो टू मिनरल्स एंड यस टू एग्रीकल्चर, और आज वो एक्सपोर्टर हो गया है एग्रीकल्चर में। तो आपके पास कौन से सेक्टर्स पावरफुल है, उसको आप कैसे डेवलप करोगे? एंड द वर्स्ट हिस्ट्री इज पंजाब इन आवर हिस्ट्री। पंजाब एक एग्रीकल्चर स्टेट था जो हिंदुस्तान के 80% लोगों को खाना दे पाता। आपने जबरदस्ती उसको इंडस्ट्रियल कन्वर्ट कराया, अब ना वो इंडस्ट्रियल रहा ना वो एग्रीकल्चर रहा। तो आपकी पॉलिसीज में यू हैव टू ब्रिंग अ चेंज, टेक एवरीबडी इनटू कॉन्फिडेंस। आकर ऑपोजिशन आपका दुश्मन है, स्टेट को कुछ आता नहीं है, स्टेट को आप गिरा के खुद ही वहां बैठना चाहते हो गवर्नर को लेके। दिस इज अ रॉन्ग थियरी, दिस विल टेक यू टू द कोलैप्स, नॉट इनटू द डेवलपमेंट। जी जी, हालांकि इन्वेस्टर्स ने $49 बिलियन इंडिया में फाइनेंशियल ईयर 2025 में विड्रॉ किया है। ये $41 बिलियन से कहीं ज्यादा है पिछले साल के मुकाबले। और इसका जो रीजन दिया जा रहा है, जैसे कि आपने कहा, ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा बनने की बजाय अब आप पाकिस्तान और चाइना से लड़ाई देके बैठ गए हो। मिडिल क्लास श्रिंक हो गई है क्योंकि आपने सारी पूंजी 2 कॉर्पोरेट्स के ऊपर लगा दी। तो मिडिल क्लास श्रिंकिंग होने से नेस्ले की रिपोर्ट है जो कहती है कि लगातार हमारी सेल्स प्लमेट हो रही है। हुंडई ने अपना 21,000 करोड़ रुपए का निवेश बाहर कर लिया है।
स्विगी के जो टॉप इन्वेस्टर्स थे वो भी अपने पैसे को विड्रॉ कर रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये एक इंडिया वेंचर कैपिटल ऑल्टरनेट कैपिटल एसोसिएशन और ईवाई की रिपोर्ट है जो कहती है कि टोटल $26.7 बिलियन ईयरली 7% ईयर ऑन ईयर जो है वो इंक्रीज हो रहा है विड्रॉल्स में। और जितनी भी आईपीओ आते हैं, हुंडई के प्रमोटर्स ने 27,870 करोड़ रुपए विड्रॉ कर लिए। एक की स्विगी इन्वेस्टर्स ने करीब $2 बिलियन का जो पोस्ट आईपीओ पैसा था वो विड्रॉ कर लिया। टेलीकॉम फर्म सिंगरटेल सेल ने एयरटेल को अपना स्टेक बेच दिया। टोबैको कंपनी बैट ने डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया आईटीसी में मार्च 2024 में, जो 2025 के रिपैट्रिएशन में भी कंट्रीब्यूट करेगा। और इंडियन स्टॉक मार्केट्स के इंडाइसेस जो हैं वो जैसे जैसे रिकॉर्ड हाई बना रहे हैं, एफडीआई पुल आउट हो रही है। मतलब ये रिकॉर्ड हाईज बनाए जा रहे हैं सट्टा बाजारों द्वारा और एफडीआई पुल हो रही है एफपीआई द्वारा। इसका मतलब है आप उनको ऑनरी एग्जिट दे रहे हैं कि अपना पैसा बनाओ और निकलो बाहर यहां से। उसके बाद भारत के पास कुछ रह नहीं जाएगा। जी गिरीश जोशी जी। अभी आपको एक करंट इंसिडेंट दे दूं कि देखिए कैसा सेंट्रलाइजेशन ऑफ वर्किंग हो रहा है। काफी पोर्ट्स के अंदर ये पुलवामा इंसिडेंट होने के पहले पाकिस्तानी शिप्स निकली थी इंडियन गुड्स लेके। एक पूरी टिम्बर की एक शिप है दैट इज कॉस्टिंग इनटू फॉर्च्यून मिलियंस ऑफ डॉलर्स। उसको आप परमिट नहीं कर रहे हो इंडियन पोर्ट्स पे आके वो माल उतारने के लिए। अब वो पैसा किसका फंसा इसमें? इन्वेस्टर का। आपका क्या है उसमें? और उसके पहले भी जब पाकिस्तानी शिप्स आती थी वॉरलाइक सिचुएशन में तो वहां पे एक पुलिस डिप्लॉय हो जाती थी, उनके किसी भी क्रू को उतरने नहीं देते थे, पोर्ट के बाहर नहीं जाने देते। लेकिन वाई आर यू पनिशिंग द इंडियन पीपल फॉर योर ईगो? तो ये देखिए, अब नहीं तो वहां पर जो चेयरमैन बैठते हैं पोर्ट में, दे आर इक्वल टू अ सेक्रेटरी लेवल पर्सन इन दिल्ली। उसके पास इतना पावर होता है, लेकिन वो इतना लाचार है, वो बोलता है पीएमओ से जाके परमिशन ले आओ तब हम आपको ऑफलोड करने देंगे। वाई पीएमओ शुड डिसाइड? वहां का ट्रैफिक मैनेजर डिसाइड कर पाता है। सिक्योरिटी है वहां पे, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है वहां पे, बॉर्डर रेंज के आईजीज बैठे हुए हैं, आप उनसे कोऑर्डिनेट करके माल उतरवाने दीजिए, क्या प्रॉब्लम है? लेकिन आप किसको पनिश कर रहे हो फॉर जस्ट फॉर शोइंग के भाई हम लोगों ने तो लाल आंख दिखा दिए। अगर ये थियरी चलेगी तो फ्यूचर में आपके सारे बिजनेसेस खत्म होंगे, क्योंकि दिस इज नॉट द वे टू डील विद द बिजनेस कम्युनिटी। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। आने वाला समय बहुत कठिन है और मोदी सरकार को मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि कारोबार होगा, मैन्युफैक्चरिंग होगी, जीडीपी की हिस्सेदारी बढ़ेगी, लोगों की नौकरियां बढ़ेंगी तो देश अपने आप आत्मनिर्भर और सक्षम हो जाएगा। पर जिस रास्ते हम चल पड़े हैं उसमें आत्मनिर्भरता तो क्या, हमारे देश की निर्भरता डिफेंस डील्स पर पड़ेगी और आने वाले समय में लोगों की कठिनाइयां और बढ़ेंगी। आज की परिचर्चा में भाग लेने के लिए और बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां देने के लिए गिरीश जोशी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।